नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पर मंगलवार को एक भयंकर टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें टेररिस्ट ने एक फील्ड में घूम रहे टूरिस्ट पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 2 फॉरेनर्स और 2 लोकल लोग भी शामिल थे। ये 2019 के पुलवामा अटैक के बाद कश्मीर का सबसे डेडली टेरर अटैक माना जा रहा है। आई विटनेसेस के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी, लोग भागने लगे और सब जगह अफरा तफरी मच गई। ये एरिया नॉर्मली टूरिस्ट से भरा रहता है, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को झटका दे दिया है। और इसके बाद पीएम मोदी सऊदी अरेबिया के विजिट से तुरंत लौट आए। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट पर ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। ये मीटिंग पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद सिचुएशन का रिव्यू लेने के लिए बुलाई गई थी। पीएम मोदी ने इस अटैक की कड़ी निंदा की है और कहा कि जो लोग इस घटना के पीछे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने घायल लोगों के लिए प्रार्थना की और पीड़ितों के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इस अटैक में रिपोर्टेडली 2 फॉरेन नेशनल भी शामिल हैं, नेपाल और यूएई से। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि वो वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या सच में कोई नेपाली नागरिक भी मरने वालों में है। दुनिया भर से इस अटैक की कड़ी निंदा हो रही है और इंडिया के प्रति सपोर्ट दिखाया जा रहा है। अटैक के बाद जम्मू रीजन हाई अलर्ट पर है। वो सब तो ठीक है, पर जो लोग देश चला रहे हैं वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की तारीफें करते नहीं थकते कि यहाँ ये सेफ है, वो सेफ है। आए दिन देश के अंदर कुछ ना कुछ होता ही रहता है जिस पे कोई एक्शन नहीं होता, और अब बॉर्डर पार करके इतना बड़ा अटैक करके टेररिस्ट चले गए। यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों काम नहीं आई? धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है लोगों को। यहाँ पे क्या कहेंगे ये लोग? आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ। अगली खबर की बात करें तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक मेजर डिफेंस पिच के दौरान कहा कि अगर इंडिया अपने एयरफोर्स के लिए F-35A स्टील्थ फाइटर जेट अडॉप्ट करता है तो उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी। ये बात उन्होंने इंडिया के ऑफिशियल 4 दिन के टूर के दौरान कही, जिसमें उनके साथ उनकी वाइफ उषा वेंस, उनके बच्चे और एक हाई लेवल अमेरिकन डेलीगेशन भी शामिल थे। वेंस की विजिट पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोवाल के साथ हाई लेवल डिस्कशन के लिए शेड्यूल है। ये सब कुछ फरवरी 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत के एक्सटेंशन में हो रहा है, जहां F-35A के अलावा P-8I एयरक्राफ्ट, चिनूक हेलीकॉप्टर्स और स्ट्राइकर जैसे डील्स पर भी डिस्कशन हुआ था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी भी MRFA टेंडर के जरिए राफेल जेट्स को प्रेफर करता दिख रहा है। 21 अप्रैल को वेंस ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जहां इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट नाम से एक नए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट भी हुआ। ये इनिशिएटिव मिलिट्री, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को बूस्ट करेगा। डिफेंस डील के कोर में है F-35A स्टील्थ जेट। ये जेट्स अगर इंडिया को मिलते हैं तो इंडिया भी क्वाड पार्टनर्स यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक ही एडवांस प्लेटफॉर्म यूज करेगा जो इंटरऑपरेबिलिटी में हेल्प करेगा। लेकिन अभी तक इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस डील को कंफर्म नहीं किया है और इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स कह चुके हैं उनके पास ऐसा कोई ऑफिशियली प्रपोजल नहीं आया है। यूएस का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्लियर है, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना इंडो पैसिफिक में। इसलिए पेंटागन इंडिया को F-35A ऑफर करना चाहता है ताकि क्वाड कंट्रीज एक यूनिफॉर्म एयर कॉम्बैट सिस्टम यूज कर सकें। साथ ही इंडिया को और 6 P-8I एयरक्राफ्ट, जवेलिन मिसाइल और स्ट्राइकर व्हीकल्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हो इस बारे में? हमें दूसरे ऑप्शंस पे ही रहना चाहिए या इसे भी प्रेफर करना चाहिए? अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अब C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को एक नए रोल में डालने की प्लानिंग कर रहा है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करे बल्कि एनिमी रडार और इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज भी कर सके। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स इंस्टॉल करने का प्लान कर रहा है, जो DRDO के एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से बना हो सकता है। C-130J एयरक्राफ्ट काफी टाइम से इंडिया के पास है और मेनली टेक्टिकल मिशंस, डिजास्टर रिलीफ और स्पेशल ऑप्स के लिए यूज होते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ अपग्रेड होते हैं तो बैटलफील्ड में उनका रोल ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा। ये बॉट्स जैमिंग, स्पूफिंग और रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन जैसी चीजें कर सकता है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एसेंशियल हो चुकी हैं, स्पेशली इंडिया के पाकिस्तान और चाइना से लगे सेंसिटिव बॉर्डर्स पर। इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिशियल ने बताया कि C-130J को फोर्स मल्टीप्लायर बनाने का गोल है। मतलब ये एयरक्राफ्ट एनिमी रडार सिस्टम को डिटेक्ट करेगा, उनका एनालिसिस करेगा और फिर जैमिंग सिग्नल्स या स्पूफिंग के जरिए उनके ऑपरेशंस को फेल करेगा। इस अपग्रेड में एसा जैमर्स, DRFM सिस्टम और डायरेक्शन फाइंडिंग सेंसर शामिल हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट का पेलोड और एंडोरेंस इस अपग्रेड के लिए काफी सुटेबल है, लेकिन ये अपग्रेड आसान नहीं है। पॉड डिजाइन करना, टेस्ट करना और यूएस से
नेसेसरी अप्रूवल लेना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। डीआरडीओ के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन में 3 से 5 साल लग सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो ब्राजील अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मॉडर्न बनाने की तैयारी में है और इस रेस में इंडिया का आकाश मिसाइल चाइना के स्काई ड्रैगन 50 से टक्कर ले रहा है। ये एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। जून 2024 में ब्राज़ील ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका एम है एक मीडियम हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम बनाना। इसके लिए इंडिया का आकाश और चाइना का स्काई ड्रैगन 50 आमने सामने है। अभी ब्राज़ील के पास जो मिसाइल सिस्टम है जैसे रशियन NK-38 ईगला और स्वीडिश RBS-70 वो सिर्फ 3000 से 5000 मीटर्स तक के अल्टीट्यूड और 7 किलोमीटर के रेंज तक ही लिमिटेड है। और जब देश का एरिया 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो तो ऑब्वियसली ऐसे शॉर्ट रेंज सिस्टम काफ़ी नहीं होते। आकाश मिसाइल सिस्टम जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है इंडिया के आर्मी और एयरफोर्स के पास 2015 से ऑपरेशनल है। 25 से 45 किलोमीटर रेंज, 18,000 मीटर सीलिंग और एक साथ 4 टारगेट को एंगेज करने की कैपेसिटी के साथ ये मिसाइल ब्राज़ील के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। राजेंद्र रडार इस सिस्टम का बैकबोन है जो 64 टारगेट्स ट्रैक करता है और एक साथ 12 मिसाइल गाइड कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल $5 लाख से कम में मिलता है, जबकि वेस्टर्न सिस्टम जैसे पैट्रियट $1.5 मिलियन में आते हैं। इसके इंडिजिनस कंपोनेंट्स BDL, BEL, टाटा पावर, L&T इंश्योर करते हैं कि सप्लाई चेन रिलायबल रहे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो सके। ब्राज़ील और इंडिया के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भी हो सकती है जो टेंडर प्रोसेस को बाईपास करके प्रिक्योरमेंट को फास्ट ट्रैक कर देगी। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, इंडिया एम्ब्रायर के C-390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी एवेल्यूट कर रहा है अपने MTA प्रोग्राम के लिए। तो हो सकता है आकाश के बदले C-390 का भी डील फाइनलाइज हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।